Today's topic is Introduction to Microbiology. So, what is microbiology? What are the importance of microbiology, scopes and uses? We will discuss about all of the things in this chapter. This is a very first chapter of microbiology in BSc Nursing. So, yeah, let's start. Microbiology means what? The word expresses itself. Micro means something which is small means we can't see with the naked eyes, हम अपनी खुली आंखों से उन्हें नहीं देख सकते. That is a micro. Bio means living, बट दे आर लिविंग, वो जिंदा हैं, ठीक है. दे कैन ग्रो, दे कैन मूव, ठीक है. तो वो जिंदा है, ठीक है. तो माइक्रो मीन्स जिसे हम देख नहीं सकते, बायो मीन्स बट जिंदा है, एंड लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है. तो वी विल स्टडी अबाउट द livings which we can't see from the naked eyes as they are very micro. तो उन्हें हम बोलते हैं द स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी. ओके, तो दिस इज द माइक्रोबायोलॉजी. व्हाट? द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. ओके, लेट्स मूव टू द वेरी नेक्स्ट स्लाइड. ओके, वी आर स्टडिंग माइक्रोबायोलॉजी. नर्सेज को माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने की क्या ज़रूरत है? व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस इन नर्सिंग, रेलेवेंस टू नर्सिंग, ठीक है. The importance of microbiology is mainly in the clinical settings. साफ सीधी बात है, क्लिनिकल सेटिंग्स में ही तो यूज़ है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल इंटेंसिव केयर नर्सरीज, आईसीयूज़ में. आईसीयू में यूज़ है. क्या यूज़ है आईसीयू में? तो आईसीयू में ये यूज़ है कि वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिजीज़ कंडीशंस बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाती हैं, तब वो इंसान कोई भी आईसीयू में होता है ना. तो हम वहाँ पे स्पेशल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ नर्स. हम वहाँ पे रेस्पिरेटर्स का यूज़ होता है, कैथेटर्स, गैस्ट्रोस्टोमी फीड्स, हम इन सब की जो केयर है वो पूरी स्टेरिलिटी के साथ कर सकते हैं. सेकेंड इज़ ऑब्स्टेट्रिक यूनिट्स. ऑब्स्टेट्रिक यूनिट्स आपको पता है, ऑब्स्टेट्रिक यूनिट यानी कि गायनेकोलॉजी, वो डिपेंडेड ऑन द डिलीवरी ऑफ द बेबी एंड ऑल. ओके, तो बेबी को जब हमने डिलीवर किया उस टाइम पे बेबी को इन्फेक्शन के चांसेस हैं, एज वेल एज मदर को भी इन्फेक्शन के चांसेस है. इन सब चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमें माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज होगी तो. देन वी हैव कम्युनिकेबल डिजीजेज. व्हाट? कम्युनिकेबल डिजीजेज मतलब जो कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन ईजिली स्प्रेड हो जाता है. कैसे स्प्रेड हो जाता है? थ्रू कॉन्टैक्ट में आने से, ड्रॉपलेट्स की वजह से, या शेयरिंग एनी इंटीमेट ऑब्जेक्ट्स, इन सब की वजह से, है ना. तो हमें उन सब चीज़ों को रोकना है ताकि वहाँ पे स्प्रेड ना हो. दैट इज़ वी कैन नो बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. बर्न्स यूनिट, बर्न्स, जिसको बर्न्स होता है उसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, क्योंकि स्किन ही तो है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बाहर से, है ना. और स्किन में ही कोई प्रॉब्लम हो जाए, स्किन ही जल जाए, वो अपना फंक्शन ही ना करे, तो ईजिली वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड हो सकते हैं. देन CSSU, सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन यूनिट. आप कभी अगर आप BSc कर रहे हो, BSc नर्सिंग कर रहे हो, अगर आपने हॉस्पिटल गए हो, CSSU जाके देखो. इसको CSSD भी बोलते हैं, दैट इज़ सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन डिपार्टमेंट, ठीक है. तो वहाँ जाके देखो, वहाँ पे गॉज पीस, ये सब पूरे जो भी आपको चीज़ें चाहिए होती है फॉर अ पेशेंट केयर के लिए, बैंडेजेस एंड ऑल, वो आपको स्टेराइल मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है. वहाँ पे अंदर तो पहली बार जाना अलाउ नहीं होता है. ये पूरा का पूरा बोलते हैं ना, हॉस्पिटल का इन्फेक्शन कंट्रोल करता है, ऐसा आप इसे मान सकते हो. देन पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट. पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट में क्या होता है? वहाँ पे तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हमें स्टॉप करना ही करना है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद वहाँ पे जहाँ पे वुंड अकर हुआ है, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है उस साइट पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, सेप्सिस फॉर्म होता है, पस कलेक्शन हो सकता है. तो उसे रोकने के लिए पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट, वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी की ज़रूरत है. देन इन्फेक्शन कंट्रोल. अगर आपको पता होगा कि माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसी हरकतें कर सकते हैं, कौन सा बैक्टीरिया ग्रो हो सकता है, कौन सा वायरस ग्रो हो सकता है, इन्हें हम कैसे किल कर सकते हैं, अगर हमें ये सब चीज़ें पता होगी तो इन्फेक्शन कंट्रोल यूनिट्स को हम ईजिली हैंडल कर सकते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑपरेशन थिएटर्स. ऑपरेशन थिएटर्स में आपको पता होगा जोन होते हैं. कौन कौन से जोन? एक स्टेराइल जोन, क्लीन जोन. तो ये सारे जोन क्यों होते हैं? वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंस है. फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला इन्वायरमेंट हमें देखने को मिलता है ऑपरेशन थिएटर में. ओके,
तो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे इम्पॉर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी: ICU, ऑब्स्टेट्रिक यूनिट, कम्युनिकेबल डिजीज वार्ड, बर्न्स वार्ड, CSSU दैट इज सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन यूनिट, पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड ऑपरेशन थिएटर्स. ओके, नेक्स्ट वी विल गोना सी दैट इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. तो अच्छा ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी हमने देखा कि हाँ ये है, ये इंपॉर्टेंस है भाई, अब तो हमें पढ़ लेना चाहिए. तो स्टार्टिंग किसने की, किसको पता चला कि भाई दिख ही नहीं रहा आँखों से, तो पता कैसे चल रहा है कि हाँ यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम की भी कोई चीज़ है. तो दैट वी विल गोना स्टडी इन द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है माइक्रोबायोलॉजी का. सो द फर्स्ट पर्सन दैट इज ऑन्टनी वैन ल्यूवेनहुक. ये ना लेंस वगैरह की जो शॉप होती है वहाँ पे काम करते थे. कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये सब लेंसेज वगैरह बनाते थे, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहते थे. ठीक है, तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही लेंस पड़ी हुई थी और उस पर नज़र जब गई उनकी उसके आर पार, तो उन्होंने देखा कुछ तो है जो हिल रहा है वहाँ पे, समथिंग इज़ देयर. और जब वहाँ से लेंस हटा के ऐसे एक बार नेकेड आइज से देखा तो वहाँ कुछ है ही नहीं. फिर लेंस लगाया, फिर कुछ है. अरे मतलब कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है क्या जो हमें नॉर्मल आइज से नहीं दिखती और ये लेंस की हेल्प से दिखती है. सो दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने बात किया कि हाँ हम माइक्रोस्कोप मतलब नाम की चीज़ होगी, ये लेंस फिट करके हम थोड़ा मैग्नीफाई करेंगे, एडजस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा. ठीक है, तो स्टार्टिंग यहाँ से हो गई. फिर जॉन हंटर, एक बीमारी हो रही थी STD या फिर वेनेरियल डिजीज़. वेनेरियल डिजीज़ मीन्स क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. ठीक है, तो ये बातें हो रही थी कि भाई डिजीज़ वगैरह बहुत फैल रही है क्योंकि फ्लूइड एक्सचेंज होने के कारण थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत डिजीज़ फैल रही है. उस डिजीज़ का नाम हुआ सिफिलिस. ठीक है, तो जॉन हंटर ने पूरी स्टडी की सिफिलिस के बारे में, बताया कि हाँ भाई सिफिलिस करके होता है. और उन्होंने ये प्रूव किया कि सिफिलिस से जो सिफिलिस में क्या होता है कि बहुत सारे जेनाइटल एरिया में सोर हो जाते हैं. ठीक है, सोर हो जाते हैं, छाले सा हो जाता है. ठीक है, तो उसमें से जो पस निकलता है उसमें इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है, और बाद में ना उनको ही ये जो डिजीज़ है ये हो गया था जॉन हंटर को. ठीक है, देन वी हैव एडवर्ड जेनर. इन्हें कौन नहीं जानता, फादर ऑफ वैक्सीनेशन, राइट. इन्होंने डिस्कवर किया था स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन. इनको पता चला कि भाई ये जो काउ के पास जो काम कर रहे हैं पूरे टाइम, गाय भैंसे कैटल्स के पास काम कर रहे हैं, उनको काउ पॉक्स लीजन्स हो जाते हैं. लीजन्स यानी कि दांत बोलते हैं ना, वो हो जाते हैं और उसके वजह से फिर भाई बहुत सीरियस ही बीमारी है ये. तो उन्होंने ऐसा किया कि काउ पॉक्स का ही मतलब काउ में से ही मटेरियल निकाल के और वो उन्होंने बनाई एक वैक्सीन. उसको हम लोग जेनर वैक्सीनेशन भी कहते हैं. हाँ, वो उन्होंने बनाई और उन्होंने वहाँ से स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया यानी कि ख़त्म किया और बहुत सारे लोगों की जान बचाई स्मॉल पॉक्स से. तो एडवर्ड जेनर. यहाँ पे हमने 3 लोगों की बात की: एंटोनी वैन लीवेनहुक, जॉन हंटर एंड एडवर्ड जेनर. ठीक है, और भी बहुत से महान लोग हैं जिन्हें अभी जानना बाकी है. वन ऑफ देम इज़ लुइस पैस्चर, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, इन्हें महापिता कहा जाता है मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का. ठीक है, लुइस पैस्चर तो फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी है, बट फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? डू यू नो दैट? अगर आप नहीं जानते तो गो एंड सर्च इट आउट. ये आपका होमवर्क है, आप पता लगाइए एंड ज़रूर कमेंट डाउन कीजिए. ओके, कोई ऐसे भी होंगे स्टूडेंट्स जो अभी बस वीडियो पॉज किया और एक बार चलो देख ही लेते कौन है, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं, तो वो जज्बा होना चाहिए. ओके, नाउ लुइस पैस्चर, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्होंने क्या ऐसा काम किया जो इनको फादर बना दिया गया? भाई इन्होंने 4 इंपॉर्टेंट काम किए थे: फर्मेंटेशन, अटेन्युएशन, वैक्सीनेशन एंड स्टेरिलाइजेशन. ठीक है, इसको याद करने का तरीका ये है कि लुइस पैस्चर जो है वो मेरे फेवरेट है. फेवरेट यानी कि फेव्स, तो F से होगा फर्मेंटेशन, A से अटेन्युएशन, V से वैक्सीनेशन एंड S से स्टेरिलाइजेशन. तो यहाँ पे एक आपको प्यारा सा न्यूमोनिक भी बता दिया है हमने. ना फर्मेंटेशन मीन्स व्हाट? उन्होंने बताया कि ये जो फ्रूट्स हैं, ये स्पेशली ग्रेप्स जो है, ग्रेप्स से बन जाता है वाइन. ठीक है, ग्रेप्स से आप बना रहे हो वाइन, तो ये ऐसे कैसे बन जाता है? फ्रूट से अलग अलग ड्रिंक्स बना रहे हैं, कैसे बन जाता है? उसको छोड़ देते हैं वैसे ही सड़ जाता है फिर बन जाता है. कैसे? वो सड़
सड़ कैसे जाता है ये फ्रूट? तो वो जो पूरा प्रोसेस है ना, वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ये काम करते हैं, और उस पूरे प्रोसेस को ही हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। तो ये जो आप ग्रेप्स से वाइन बना रहे हो, सड़ा सड़ा के ग्रेप्स को, वो उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। उन्होंने ये नया वर्ड हमारे सामने लॉन्च किया। देन अटेन्युएशन। अटेन्युएशन मीन्स व्हाट? उन्होंने बताया कि अटेन्युएशन का एक्चुअली पूरा चक्कर क्या है। उनको पता था कि हाँ, जेनर वैक्सीनेशन के बारे में, ठीक है, तो उन्होंने बोला वो पूरा का पूरा अटेन्युएशन का खेल है। उन्होंने ये बताया कि बैक्टीरिया जो होती है, लाइव वैक्सीन के बारे में इन्होंने बताया मेनली, कि जो बैक्टीरिया जो होती है उसके पास पावर है कि हाँ, वो हमें डिजीज़ कॉज कर सकती है, ठीक है। अब हम उसकी ये जो पावर है, हम उसको ही छीन ले तो वो डिज़ीज़ तो कॉज नहीं कर पाएगी, और उसके बाद हम उसको बॉडी में डाल देते हैं उसकी ये पावर छीन के। पर हमारी बॉडी इस बात को नहीं जानती कि हमने उसकी पावर छीन ली है, तो वो तो हमारी बॉडी तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी ही। तो ये एक तरह से वैक्सीन का काम कर रहा है, ठीक है। अब हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना चुकी है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी ये बैक्टीरिया हमारे अंदर गलती से घुस गया पूरी फुल पावर के साथ, तो भी हमारी बॉडी ने तो एंटीबॉडी बना रखा है, हमें बचा लेगा। तो ये जो प्रोसेस है बैक्टीरिया की, कि वो अपनी जो विरुलेंस है उसको ख़त्म कर देती है और एंटीजेनिसिटी को बना के रखती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन जाता है। इसको बोलते हैं अटेन्युएशन। अटेन्युएशन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ दीज माइक्रोब्स, ठीक है। देन वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन भाई अभी तो हमने बोला कि एडवर्ड जेनर ने किया। हाँ, उन्होंने किया था स्मॉल पॉक्स का। इन्होंने हाइड्रोफोबिया के बारे में बताया, जो कि रेबीज़ में हो जाता है। इन्होंने बोला कि अगर कुत्ता काट जाए तो पानी से डरने लगता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। और फिर उसके बाद इन्होंने इसके खिलाफ जो वैक्सीन है वो बनाई रेबीज़ के लिए, रेबीज़ वैक्सीन, ओके। फिर उसके बाद उन्होंने और भी वैक्सीन डेवलप की, किस किस के लिए? एंथ्रैक्स के लिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंथ्रैक्स के लिए उन्होंने वैक्सीन डेवलप की। और किसके लिए डेवलप की? चिकन कॉलेरा, ठीक है, चिकन कॉलेरा, इनके लिए भी इन्होंने वैक्सीन डेवलप की। तो 3 चीज़ें इन्होंने बताया, रेबीज़, एंथ्रैक्स एंड चिकन कॉलेरा, इनके लिए इन्होंने वैक्सीन डेवलप की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट इज स्टेरिलाइजेशन। तो आपने सुना होगा ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या होता है? कि ऑपरेशन हुआ, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यूज़ में आए, ठीक है, जैसे सीज़र हो गया, एनी फोर्सेप हो गया, एनी बीपी हैंडल हो गया, ये सब चीज़ें काम में आई, ठीक है। अब उसे फेंक देंगे क्या? नहीं ना। अगर आप खाना खाते हो घर में बर्तन में, फिर बर्तन फेंक देते हो क्या? स्टील के बर्तन फेंक देते हो? नहीं ना, उसे वापस धो के यूज़ करते हो। तो हम भी यहाँ पे धो के ही यूज़ कर रहे हैं, पर धो के यूज़ करने से, धोने से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाते नहीं हैं, तो हमें उसे करना पड़ता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव मीन्स एक पर्टिकुलर अंडर सर्टेन कंडीशंस उस जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उन्हें रखा जाता है और फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ स्टेरिलाइजेशन। तो 4 चीज़ें दी हैं, फर्मेंटेशन, अटेन्युएशन, वैक्सीनेशन एंड स्टेरिलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लुईस पैस्चर का। नेक्स्ट वी हैव जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक चीज़ बहुत ऑब्ज़र्व की एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में। क्या ऑब्ज़र्व किया? इन्होंने ये देखा कि ठीक है, हम ऑपरेशन कर दे रहे हैं लोगों का, लोग उस बीमारी से तो ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन वो जो वुंड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि वो जो हमने कट दिया है ऑपरेशन साइट पे, जो कट दिया है हमने, वहाँ पे वो जल्दी ठीक ही नहीं हो रहा है। भाई ऑपरेशन किया हमने, अच्छे से स्टिचेस लगा दिए, तो फिर वो ठीक हो जाना चाहिए, नहीं, वहाँ पे नया वुंड फॉर्मेशन हो रहा है, और उसको उन्होंने बोला पोस्ट ऑपरेटिव वुंड्स, ठीक है। तो इनका फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पे पस कलेक्शन हो जा रहा है, जिसे हम सेप्सिस भी बोल देते हैं। तो सेप्सिस का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये सब कुछ बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, क्योंकि भाई उस वुंड पे बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अब हम पूरे दिन भर बैठ के कितने बार उसको साफ़ करेंगे, कितने बार उसकी केयर करेंगे, और पानी से तो हटेगा नहीं बैक्टीरिया। तो क्या करना है? तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बहुत ही ख़तरनाक चीज़ जो आज तक यूज़ में आ रही है, दैट इज़ द फिनॉल।
कार्बोनिक एसिड भी जिसे कहा जाता है। तो उन्होंने बोला कि फिनॉल जो है ये एंटीसेप्टिक है। तो सेप्टिक यानी कि सेप्सिस ना हो, इसीलिए हम एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं, एंटीसेप्सिस यूज़ करते हैं। तो इस वजह से ऑपरेशन के बाद भी लोगों की डेथ हो जाती थी, मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, ये दोनों का जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ हो गया। तो ये किसने किया? जोसेफ लिस्टर। बहुत ज़ोर तालियां इनको। नेक्स्ट वी हैव रॉबर्ट कॉच, वेरी इंपॉर्टेंट। लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कॉच, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे माइक्रोबायोलॉजी में। रॉबर्ट कॉच ने ऐसा क्या कर दिया, उन्होंने डायग्नोस्टिक माइक्रोबायोलॉजी में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी। मतलब कि डायग्नोसिस मतलब क्या होता है कि भाई बीमारी है, ठीक है, लग रहा है दूर से देख के बीमारी है, भाई कौन सी बीमारी है वो पता लगाना, दैट इज़ द डायग्नोस्टिक। और माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से पता लगाना कि आपको कौन सी बीमारी है, ये हमें किसने सिखाया? रॉबर्ट कॉच ने सिखाया। उन्होंने बताया कि स्टेनिंग टेक्निक्स आती है, आप ब्लड लो और ब्लड के हेल्प से उस पर स्टेन डिफरेंट टाइप के डाइज कलर्स ऐड करो और वहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सी बीमारी है। ये रॉबर्ट कॉच ने हमें बताया। कल्चर मीडिया के बारे में बताया कि आप उस ब्लड को जो ले रहे हो, जिसको पर्सन को बीमारी, आप उससे ब्लड ले रहे हो, उसके बाद उसको एक ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और भी ज़्यादा ग्रो हो, तो वो कल्चर मीडिया कहलाता है। फिर उन्होंने बताया कि भाई ये जो एंथ्रेक्स नाम की बीमारी है, ये जो एंथ्रेक्स नाम की बीमारी है जिसके बारे में हमें बताया था लुइस पास्चर ने कि मैंने तो उसकी वैक्सीन बना दी है, वो किसी बैक्टीरिया से होती है। पता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, इन्होंने बताया कि वो बैसिलस एंथ्रेसिस है ना, वो ही ये एंथ्रेसिस कॉज करता है। फिर अरे भाई ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है, पता है किससे हो रहा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से। किसने बताया? रॉबर्ट कॉच ने। कॉलेरा हो रहा है, पता है किससे हो रहा है? विब्रियो कॉलेरे से। ये किसने बताया? रॉबर्ट कॉच ने। ठीक है, और लास्ट में उन्होंने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की खूबियाँ बताई थी जिसे हम बोलते हैं कॉच पोस्टुलेट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें इन्होंने हमें बताई, हमें याद रखना चाहिए कि एंथ्रेक्स का पॉजिटिव एजेंट कौन है? बैसिलस एंथ्रेसिस। ट्यूबरकुलोसिस का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई एंड कॉलेरा का विब्रियो कॉलेरे। अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप जल्दी से जल्दी ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आगे हम देखते हैं कोच पोस्टुलेट क्या है। भाई हमने बोल दिया इंपॉर्टेंट है, देखना तो पड़ेगा। कोच पोस्टुलेट ये बोलता है, साफ सीधी बात है, 4-5 पॉइंट से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला पॉइंट ये बोलता है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी फाउंड इन अबंडेंस इन ऑल ऑर्गेनिजम्स सफरिंग फ्रॉम द डिजीज बट शुड नॉट बी फाउंड इन हेल्दी ऑर्गेनिज्म। उन्होंने ऐसा बोला कि अगर कोई भी बैक्टीरिया, कोई इंसान बीमार है तो वो जो उसको बीमारी हुई है, जिस बैक्टीरिया के वजह से होती है वो बीमारी, वो बैक्टीरिया उसके शरीर में हमें अबंडेंस मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। बट वहीं पे अगर हेल्दी पर्सन की बात करें तो वो बैक्टीरिया वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। भाई ये बात तो हमें भी पता थी, पर उस टाइम उतना आइडिया नहीं था लोगों को, तो उन्होंने सोचा मैं ये बात बता देता हूँ कि भाई तुम्हें अगर कॉलेरा है तो तुम्हारे अंदर विब्रियो कॉलेरे बहुत ज़्यादा होगा बैक्टीरिया, बट मेरे को तो नहीं है, तो मेरे अंदर ये चीज़ देखने को मिल ही नहीं सकती। उन्होंने ये बोला। सेकंड, उन्होंने ऐसा बोला कि भाई चलो ठीक है, मान लिया तुमको ये बीमारी है, कॉलेरा है, विब्रियो कॉलेरे है तुम्हारे अंदर, तो उसे हम आइसोलेट कर सकते हैं फ्रॉम अ डिजीज ऑर्गेनिज्म। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम अ डिजीज ऑर्गेनिज्म एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। कि तुम्हारे शरीर में से मैं ब्लड लूँगा ना, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैं अपने पास बुला सकता हूँ और अपने पास बुला के फिर प्योर कल्चर यानी कि अच्छा सा वातावरण दे के उसको ग्रोथ करवा सकता हूँ। तो ये बात इन्होंने बताई। फिर इन्होंने ऐसा बोला कि अब जो मैंने जिस चीज़ को ग्रो करवा दिया था ना तुम्हारे अंदर से निकाल के, उसमें ये चीज़ होना चाहिए कि उसने तुम्हारे शरीर में बीमारी की तो वो दूसरे के भी शरीर में बीमारी कर सकता है। ठीक है, उसके पास ये पावर, बोलते हैं ना, पावर होनी चाहिए। द कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड कॉज डिजीज व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी पर्सन। मतलब अगर मैंने तुम्हारे शरीर में से निकाल के ये बैक्टीरिया अपने पास रखा है और इसको मैंने इतना ग्रो कराया, अब मैं इसको किसी हेल्दी पर्सन में डालूँ तो भी इसको ये बीमारी कॉज करनी चाहिए। ठीक है,
उसके बाद उन्होंने ये बोला कि और जो उस बंदे में मैंने डाल दिया दूसरे में और उसको ये बीमारी कॉज हो गई, ठीक है, तो उसके बाद जब मैं उसको वापस से अपने उस बंदे में से निकालता हूँ, उस पर्सन में से मैं उस चीज़ को निकालता हूँ, वापस से उसका ब्लड लेता हूँ, तो फिर से वो पॉजिटिव एजेंट मुझे दिखना चाहिए, फिर से वो बैक्टीरिया मुझे विब्रियो कॉलेरे उस इंसान में से भी मुझे मिलना चाहिए। तो ये बात की, ये चारों पॉइंट्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। पहला पॉइंट एक बार फिर से देखते हैं। पहला पॉइंट क्या बोला उन्होंने कि भाई बीमारी है तुम्हें, तो वो बीमारी जो है तुम्हें वो बीमारी जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हारे अंदर होगा, लेकिन जो हेल्दी है उसके अंदर नहीं होगा। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, उन्होंने बोला कि तुम्हारा मैं ब्लड सैंपल निकाल के उसको अच्छा सा प्योर वातावरण, प्योर कल्चर प्रोवाइड करके मैं ग्रोथ करवा सकता हूँ। थर्ड पॉइंट इन्होंने ये बोला, जो मैंने ग्रोथ करवाया है ना, उसको मैं हेल्दी पर्सन के अंदर डाल दूंगा और हेल्दी पर्सन में भी ग्रोथ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने फोर्थ पॉइंट ये बोला कि अब उस हेल्दी पर्सन का मैं ब्लड लूँगा ना, तो उसमें भी मुझे वो विब्रियो कॉलेरा देखने को मिलेगा। तो ये 4 बातें इन्होंने बोली हैं। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ये सारा डायग्नोस्टिक माइक्रोबायोलॉजी था कि हाँ डायग्नोसिस में हेल्प किया। अब मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी मीन्स क्या, मेडिकल में और क्या यूज़ हो सकता है, तो कौन कौन सी ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, बैक्टीरिया होती है ना, तो बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे तो हम बोलेंगे बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। स्टडी ऑफ वायरस, वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई, ये थोड़ा पता नहीं चलेगा नाम से, एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ। स्टडी ऑफ फंजाई अगर हम कर रहे हैं दैट इज़ द माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, दैट इज़ अ पैरासाइटोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजी मीन्स इम्यून सिस्टम की स्टडी करना, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, ये सब कुछ इम्यूनोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो ब्रांचेस ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। देन स्कोप क्या क्या है माइक्रोबायोलॉजी में, क्या क्या हम कर सकते हैं इस माइक्रोबायोलॉजी की वजह से। तो हमने देखा कि हम पता लगा सकते हैं कौन सी बीमारी है, तो डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ कर सकते हैं। दूसरा, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी के बारे में बता सकते हैं कि अच्छा अब हमें पता चल गया कि ये कंडीशन है, वो कंडीशन है, तो ये बैक्टीरिया आ सकते हैं। गंदगी में रहोगे तो बैक्टीरिया आएंगे, तो हम भाई साफ़ रहते हैं ना, तो इसीलिए उसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। कंटेनिंग द एपिडेमिक्स। एंड लास्ट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स, हम वैक्सीनेशन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं जिसके इर्द गिर्द स्कोप है माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है। Then we have that much only. So thank you for your attention. This is a really amazing video. आप पूरे clear हो जाने वाले हैं एक points के साथ. This is the first most important chapter. Microbiology start करने से पहले you must know what is the intro of the microbiology. Thank you so much. Keep supporting, keep watching. Bye bye.